हाँ डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 14 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 14 ग्रुप एलिमेंट्स जिसे हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? कार्बन फैमिली। ओके, कार्बन फैमिली एलिमेंट्स है। देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। ओके, कही सीता गीता सुनो प्रभु, ऐसा याद करने के लिए। ओके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, यह है कार्बन फैमिली। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 14, इसका 32, ये 50 और ये है 82। मैजिक नंबर से इसे हम याद करते। ठीक है ना। देखिए, 14 ग्रुप एलिमेंट्स और कार्बन फैमिली। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। ओके, इसमें कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों नॉन मेटल है। ओके, जर्मेनियम ये मेटेलॉइड है। टिन और लीड ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ आर नॉन मेटल। ठीक है, जर्मेनियम ये है मेटेलॉइड, टिन और लीड पीबी ये दोनों क्या है? सॉफ्ट मेटल है। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसके बाद में मैं आपको समझा देता हूं ऑकरेंस। ओके, ऑकरेंस में देखिए, कार्बन जो है ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में फाउंड होता। कौन से स्टेट में? कंबाइंड स्टेट में। और कार्बन ये अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होने वाला 17 नंबर का एलिमेंट्स है। 17 नंबर एलिमेंट्स फाउंड एट अर्थ क्रस्ट। ओके, अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होने वाला ये 17 नंबर का एलिमेंट है। सिलिकॉन ये अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होता है 27.7%, है ना। और सबसे ज्यादा फाउंड क्या होता? ऑक्सीजन। सेकंड पर सिलिकॉन। ऑक्सीजन है 45.6%, सिलिकॉन है 27.7%। ठीक है, इसके बाद में आता एल्यूमिनियम 8.3%, जो इससे पहले के लेक्चर में बताया मैंने। ठीक है ना। और फिर आयरन आता 6.2%। तो इसी तरह कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होने वाला 17 नंबर का एलिमेंट्स है। कौन से नंबर का? 17 नंबर का। ओके, ध्यान से देखिएगा। कार्बन के 2 आइसोटोप्स है, वैसा टोटल 3 है। ध्यान से देखिएगा, C12, C13 और एक C14। ठीक है ना। लेकिन देखिए, ये फाउंड होता है अर्थ क्रस्ट पर 98.9%, मतलब 1.1% ये रहेगा C13 वाला। ओके, और ये जो कार्बन 14 दिख रहा है आपको, ये होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कार्बन डेटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते, बायोलॉजी में पढ़ते होंगे आप। ठीक है ना। इसका हाफ लाइफ होता है 5770 ईयर्स, बहुत ज़्यादा कार्बन डेटिंग। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, कार्बन के ऐसे टोटल कितना आइसोटोप्स है? 3, जिसमें C14 वाला ये क्या है? रेडियो एक्टिव। C12 और C13, देखिए C12 अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होता है 98.9%। ओके, और देखिए उसके बाद में C13 फाउंड होता है 1.1%। ये दोनों के कंपैरिजन में बराबर है ना। मतलब सबसे ज्यादा फाउंड कौन सा होता? C12 वाला। इससे आप कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 बताते। कितना बताते? 12। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, किसमें प्रेजेंट है ये? है ना, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसके फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता है 0.03%। कितना? 0.03%। ठीक है ना। ध्यान से देख लो आप। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21% अप्रॉक्स। नाइट्रोजन कितने? 78। ये दोनों गैसेस तो 99% हो गए, और 1% में अदर गैसेस। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट प्रेजेंट है? 0.03% प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ओके,
कार्बन आल्सो प्रेजेंट इन कार्बोनेट, बराबर है, किसमें प्रेजेंट रहता है, कार्बोनेट में प्रेजेंट रहता है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। देखिए कार्बोनेट कौन कौन से, Na2CO3 है ना, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद में Na2, हाँ देखिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, लाइमस्टोन, चौक स्टिक जिसमें प्रेजेंट रहता कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसके बाद देखिए कार्बन इज द मोस्ट वर्साटाइल एलिमेंट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बहुत सारी चीजों में कार्बन जो है प्रेजेंट रहता, मोस्ट वर्साटाइल, हरफन मौला है ना, मतलब चारों तरफ पाए जाने वाला कार्बन जो है ये मोस्ट वर्साटाइल एलिमेंट होता है। देखिए कार्बन इज द मोस्ट वर्साटाइल एलिमेंट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, बराबर है, सबसे ज्यादा मतलब चीजों में अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट रहता दैट इज कार्बन। देखा होगा आपने, फॉर एग्जाम्पल फैट्स में कार्बन होता, बराबर है, लिपिड्स में कार्बन होता है, ठीक है ना, उसी के साथ साथ विटामिन में कार्बन होता है, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड इसमें कार्बन होता है, किसमें, न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है ना, ETC। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। ऑकरेंस के कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होने वाला 17 नंबर का एलिमेंट्स है। कौन से नंबर का, 17, ठीक है ना। और अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट फाउंड होता, ऑक्सीजन, कितना, 45.6%। सेकंड नंबर पर क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना है, 27.7%। थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम आता, कितना, 8.3%, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पर आयरन है 6.2%। इसी तरह कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होने वाला 17 नंबर का एलिमेंट है, ठीक है ना। देखिए कार्बन के कितने आइसोटोप्स बताया मैंने आपको, 3, C12, 13 और 14, जिसमें C14 जो है रेडियो एक्टिव होता है, जिसका हाफ लाइफ कितना होगा, इसका हाफ लाइफ देखिए, इसका हाफ लाइफ है 5770 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसके फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड के 0.03% रहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि 99% में तो दो गैसेस बता दिया मैंने आपको, कौन सा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन होता है बेटा 21% और नाइट्रोजन कितना है, 78%, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या कार्बन जो है कार्बोनेट के फॉर्म में भी होता है, जैसा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एटसेट्रा, ठीक है। कार्बन इज द मोस्ट वर्साटाइल एलिमेंट है ना प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बहुत सारी चीज़ों में कार्बन प्रेजेंट रहता, हमारी बॉडी में भी कार्बन है, ठीक है ना, प्लांट में कार्बन प्रेजेंट रहता, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, और उसी के साथ साथ कार्बन कहाँ प्रेजेंट होता, फैट्स में, लिपिड्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ओके, और फ्यूल्स, ईंधन है ना, पेट्रोल, डीजल वगैरह एटसेट्रा, इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता, बराबर। जैसे पेट्रोल का फॉर्मूला है C8H18, 224 ट्राइमिथिल पेंटेन नाम है उसका, IUPAC नेम क्या है, 224 ट्राइमिथिल पेंटेन, ठीक है ना, C8H18, उसमें भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन और सिलिकॉन की थोड़ी सी कहानी मैंने आपको सुना दिया। इसके बाद देखिए जर्मेनियम, टिन और लीड, ओके, ये ट्रेस अमाउंट में फाउंड होते हैं, ट्रेस अमाउंट, उसमें सबसे लेस अमाउंट में तो जर्मेनियम फाउंड होगा, ओके। और टिन जो है एक और में फाउंड होता, ध्यान से देखिएगा, ये कैसिटिराइट और में फाउंड होता, SnO2, जिसको हम टिन ऑक्साइड कहते हैं, क्या बोलेंगे इसे हम, टिन ऑक्साइड, है ना, Sn प्रेजेंट है उसमें। उसी के साथ देखिए लीड जो है ये लेस अमाउंट में फाउंड होता है ना, टिन ये लेस अमाउंट में फाउंड होता है, ठीक है। यहां तक क्या आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम जनरली क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, सिलिकॉन 14, 32, 50 और 82। देखिए बेटा ध्यान से,
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। ठीक है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 14, इसका कितना बताया 32, इसका कितना 50 और ये है 82। मैजिक नंबर से याद करते थे ना इसको, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा इसका NS2 NP2। N बोले तो नंबर ऑफ शेल, N क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो नोबल गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 2, 10, 18, ओके, 36 और 54 और ये है 86। तो इससे पहले वाला नोबल गैस कौन सा यूज करेंगे, He। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और इसका कितना है 2। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखे हैं He, और बेटा यहाँ लिखेंगे 2s2 और 2p2। सही है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, सिलिकॉन का देखिए क्या यूज करेंगे हम, Ar। ठीक है ना, 3s2 और 3p2 यूज करेंगे सर। जर्मेनियम यहाँ यूज करेंगे हम, देखिए Ar लिख देंगे हमने, सॉरी यहाँ पर Ne, नियॉन चाहिए है ना 10 वाला, यहाँ पर चाहिए Ar, 18 इलेक्ट्रॉन, हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर, 18 प्लस, अच्छा यहाँ पर कितने चाहिए 32, मतलब कितने बचे 14। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अब आएगा बेटा 3d10, 4s2 और 4p2। सही है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सभी को आती है। देखिए 3d10, 4s2 और 4p2। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए यूज करेंगे हम नोबल गैस पहले वाला Kr, क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 36, 46। ठीक है, और यहाँ रहेगा 5s2 5p2, मतलब देखिए ये सेकंड शेल में है, ये थर्ड शेल में, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है ना, नेक्स्ट लीड का एटॉमिक नंबर 82, तो हम यहाँ यूज करेंगे जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54, बराबर है ना। यहाँ यूज किया मैंने 4 है 14, 5d 10, 6s2 और 6p2। ध्यान से देखिएगा 6p2 काउंट कर लीजिए आप, देखिए 54 प्लस 14 कितना 68, 78, 80 और ये 82। ठीक है, डोंट वरी, जो न्यू एडमिशन है तो आपको परेशान होने का काम नहीं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, ये है इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, यहाँ तक क्या आपको कोई डाउट है क्या? देखिए अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया हूँ, पहले समझाया मैंने आपको कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। ठीक है ना, फिर हमने पढ़े हैं ऑकरेंस कि ये कहाँ पर फाउंड होता, कहाँ पर पाया जाता और कितना पाया जाता। तो अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होने वाला 17 नंबर का एलिमेंट्स कार्बन है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए फिर आगे बताया मैंने आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 1, पेज फर्स्ट। ठीक है, निकाल लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ध्यान से देखिए, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद पढ़ते हैं हम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, मतलब फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट्स। ध्यान से देखिएगा 14 ग्रुप एलिमेंट्स, इसका हमारे को पढ़ना है फिजिकल ट्रेंड्स। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट्स। फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट्स मीन्स कार्बन फैमिली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले समझ लेंगे हम इसका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडाई एंड आयोनिक रेडाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। ठीक है, देखिए
टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा, बराबर है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा मतलब यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो उसका रेडियस भी इंक्रीज होगा, बराबर है। देयरफॉर, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम कैल्शियम टू लीड पीबी एज इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर देन इट्स एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई आल्सो इंक्रीजेस। देखिए जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, ये हम पढ़ते आते हैं ना हमेशा, क्या ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, बराबर है। देखिए शेल बढ़ रहा है यहाँ पर, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल, इस तरह शेल बढ़ेगी ना, ये सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बराबर है। शेल का साइज बढ़ेगा मतलब इसका रेडियस बढ़ेगा, ठीक है ना। मीन्स देखिए इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो है डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है, याद रखना आपने, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने पर, ओके, इसका एटॉमिक और आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक और आयोनिक रेडाई होता है लीड का, किसका, लीड का, और सबसे छोटा साइज होता है किसका, कार्बन का। किसकी फैमिली की बात करें हम, कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं, बराबर है। याद रखना आपने, बहुत सिंपल है, टॉप टू बॉटम जाने पर इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज होता बिकॉज इंक्रीज इन इट्स शेल साइज। क्या रीजन है इसका, बिकॉज इंक्रीज इन इट्स शेल साइज, है ना, इसका शेल साइज इंक्रीज होता, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पर, बराबर है। सेकंड पॉइंट बेटा ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी। अब ये एक्सेप्शन वाली केसेस है, डेंसिटी आमतौर पर ऐसा होगा डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है, नो डाउट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ध्यान से देखिए, डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने पर, ओके, डेंसिटी इंक्रीज होती है, बराबर है। लेकिन एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी तो लीड की रहेगी, नो डाउट, पीबी, है ना, डाउन द ग्रुप बताया मैंने आपको। इससे थोड़ा सा कम क्या रहेगा, एस एन, फिर रहेगा जीई जर्मेनियम। लेकिन यहां पर देखिए कार्बन का डेंसिटी ज्यादा होता है सिलिकॉन से, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। समझ में आ गया क्या, ये तो रटने वाली चीज है और आपको याद ही करना है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका रहेगा, लीड का, उससे कम किसका है, टिन, जर्मेनियम, कार्बन और सिलिकॉन। सिलिकॉन का डेंसिटी सबसे कम होता है, इवन कार्बन से भी कम होता है डेंसिटी किसका, सिलिकॉन का। समझ गए यहां तक के। देखिए नेक्स्ट, हाँ थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिए, थर्ड है इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आईई, ध्यान से देखना आपने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए एक बेसिक कंसेप्ट है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, बराबर है। मतलब उस एटम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा जिसका साइज सबसे छोटा है, इनवर्सली बताया मैंने आपको। अब सबसे छोटा साइज वाला क्या है, यहां पर कार्बन है ना, कार्बन, तो कार्बन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा, बराबर है। उसके बाद देखिए, अच्छा इसके कितने आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं हम, 4, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। एक समय में कितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आप, एक, सेकंड टाइम में सेकंड, थर्ड टाइम में थर्ड और फोर्थ टाइम में फोर्थ। देखिए मान लीजिए मैंने यहां पर एक एटम लिखा हूं ए, ओके, गैसियस एटम और आयन में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करते समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको हम, डेल्टा एच, ठीक है ना, मीन्स आई ई। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड निकालेंगे तो थर्ड, बराबर है, और फोर्थ निकाले तो फोर्थ। देखिए मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं बेटा ऐसा, सिलिकॉन की एग्जांपल, ओके, गैसियस एटम यूज किए हमने, एटम का साइज बहुत छोटा है ना गैसियस फॉर्म में, एस आई पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहेगा बेटा IE1, IE1, ठीक है ना। सेकंड वाला एस आई, ये गैसियस एटम ही रहेगा,
गैस ये पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें हम Si डाई पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में, प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज Ie2, बराबर है। इसके बाद देखिए थर्ड वाला Si डाई पॉजिटिव से कन्वर्ट होगा Si+3 में, ये भी गैस है सर और ये भी गैस है, Ie3, ओके। फोर्थ वाला देखिए बेटा आप Si+3 से कन्वर्ट हो रहा है ये Si+4 में, ये भी गैस है और ये भी गैस है, Ie4। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास, 14, कितने थे 14, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, कितने बचे 13। मतलब यहां पर एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, इसलिए डिक्रीज हो रहा क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है ना, कितने प्रोटॉन है 14 है, कितने 14, बराबर है। तो मीन्स यहां पर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा, क्या इंक्रीज हो रहा बोलो, न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ओके। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है ना, तो उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता, ठीक है। यहां तक के डाउट है क्या, देखिए तो पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर और एक इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब और एटम का साइज छोटा हुआ, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्या कम हो रहा, बढ़ रहा, बराबर है ना। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो यहां पर एनर्जी और ज्यादा लगेगी, समझ में आ रहा ना। तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने, कौन सा, थर्ड वाला, तो और एटम का साइज छोटा हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा लगेगा, याद रखेंगे। और उसके बाद में Si+3 में से हमने और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। देखिए बेटा यहाँ पर कितना था, ये 10 से 13, और ये 13 से कितना हो गया 12, है ना, और ये 12 से हो गया है 11, और ये 11 से हो गया 10, और ये स्टेबल हो गया, यहाँ पर हो गया ना स्टेबल। नोबल गैसेस क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लो, एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा ये है कि इसमें कौन सी वाली है, मतलब किस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो फोर्थ वाली है। क्यों होगी, देखो मान लीजिए पहले एटम का साइज यहां तक के था, बाद में क्या हुआ, क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा, अरे ये प्रोटॉन है ना, बराबर है, प्रोटॉन और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसके बीच में और अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा, साइज छोटा होने की वजह से। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी और ज्यादा लगेगी, एनर्जी और ज्यादा लगेगी, बराबर है। तो ध्यान से देख लो, जो हम बार बार हमेशा पढ़ते रहते हैं, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा उसकी होगी जिस एटम का साइज सबसे छोटा हो। ये लॉजिक समझ में आया क्या, इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि यहां पर देखो अगर साइज छोटे, मान लो ये एक एटम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता, और इसके बीच में भी क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका रहेगा, इसके रहेगा ना, क्यों, क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा है, मतलब यहां पर देखो प्रोटॉन जो है ना, ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को खतरनाक बांध के रखेगा, ठीक है। और अगर साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो है तो लूजली होते जाएंगे, है ना, और इन इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव इजीली कर सकते। मान लो सबसे पहले आपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन निकाले, साइज कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन निकाले, साइज कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन निकाले, साइज कम हो गया, अब लास्ट में जो है तो Si+4 निकाल लिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 4, तो साइज और छोटा हो गया। जब साइज छोटा हो जा रहा है यहाँ पर एटम का, तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी, बराबर है ना। इसी को बोलते हैं हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या बोलते हैं इसको, सक्सेसिव आयोनाइजेशन, मतलब देखिए स्टेप बाय स्टेप है ना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा याद रखना अपने Ie4 लास्ट वाला, बराबर है ना, उससे कम बोलो Ie3, Ie2 और Ie1, बेटा ध्यान से देख लो Ie1, ठीक है ना, ये है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जनरली हम इसको आमतौर पर कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता, देखो ये Si+3, ओके, ये Si डाई पॉजिटिव निकाल लिया हमने, ठीक है ना, Si पॉजिटिव, क्या बचे इसमें, यहां पर बचा सर सिर्फ Si और Si+4 प्लस 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज Ie, बराबर है। तो ये जो जनरली हम शॉर्टकट यूज करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया क्या, हमेशा एक समय में कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप, एक, ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 और 4, और इसका सम रहेगा ये टोटल सम, Ie4 प्लस Ie3 प्लस Ie2 प्लस Ie1, ये होगा इसका सम, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और
आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। तो हम आगे चले गए थे, मैं आपको ये टॉपिक बता रहा था कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका रहेगा और कम किसका रहेगा, वो लॉजिक आपको समझना है। ठीक है, तो कितने आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताए हमने यहाँ पर आपको? 4। कितने? 4। जो मैं आपको ऑर्डर बता रहा ये याद रखना है जो अपने सिलेबस में, IE फर्स्ट एंड IE सेकंड, मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? देखिए हमेशा याद रखना कि कार्बन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि साइज सबसे छोटा है, सबसे छोटा है ना साइज, जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। तो देखिए इसका करेक्ट ऑर्डर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन आना चाहिए लेकिन लीड है, और उसके बाद में आएगा बेटा टीन। ठीक है, ध्यान से देखना, इसके पीछे के लॉजिक समझाता आपको। और IE3 एंड IE4 आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड और फोर्थ सबसे ज़्यादा भी कार्बन का रहेगा। उसके बाद में जर्मेनियम आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर वहाँ पर लीड और टीन। मतलब देखिए अब इसको आप रटेंगे कैसा? सबसे ज़्यादा किसका है? कार्बन का है। किसका है? कार्बन का। और सबसे कम किसका रहेगा? टीन का। ठीक है ना? तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, लीड और टीन थोड़ा सा मैंने एक्सचेंज कर दिया। क्यों होता? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी वजह से? बोलो। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी लीड का ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू टीन। अभी पूरा समझा के देता आपको मैं। ठीक है ना? यहां पर देखिए IE थर्ड और फोर्थ जर्मेनियम का ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। किसका? जर्मेनियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन। थोड़ा ध्यान से देखना आपने। देखो बेटा, लीड और टीन, ठीक है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने आपको क्या बताया? 4F14 5D10 6S2 और 6P2 था। ओके, और इसका था बेटा 4D10 5S2 5P2। ओके, देखिए मान लीजिए आप यहां पर 6s के इलेक्ट्रॉन है ना? और 6s के इलेक्ट्रॉन को देखो यहां पर शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई हो रहा, मतलब ये इसकी जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है इसको इसको न्यूक्लियस खींच रहा अपनी तरफ। कौन खींच रहा? न्यूक्लियस। तो यहां पर 4F और 5D का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। किसका? 4F और 5D का, बराबर है। पुअर होने की वजह से 6s के इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ आएंगे? न्यूक्लियस की तरफ आएंगे। मतलब यहां पर एटम का साइज डिक्रीज होगा। ओके, एटम का साइज डिक्रीज होगा तो ध्यान से देखिए, जब एटम का साइज डिक्रीज होगा तो वहां पर उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, बराबर है। बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। तो सिंपल सी बात है, 4F14 और 5D10 इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। इसका भी पुअर रहेगा लेकिन ज्यादा पुअर इसका रहेगा। क्यों रहेगा? समझ में आएगा, क्योंकि इसमें f ऑर्बिटल जो है ये बहुत ज्यादा डिफ्यूज रहता एज कंपेयर टू d ऑर्बिटल, बराबर है। और सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका रहता? बोलो, s ऑर्बिटल, फिर p ऑर्बिटल, फिर d और फिर f। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है ना? क्योंकि s ऑर्बिटल का शेप कौन सा रहता है? स्फेरिकल, बराबर है। p ऑर्बिटल का शेप कौन सा है? डम्बेल, d डबल डम्बेल, और f क्या रहता है? 8 फोल्डेड, डिफ्यूज्ड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? तो इसका रीजन यही है, शील्डिंग इफेक्ट। और एक सेकंड रीजन क्या है इसका? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, देखिए IE1 IE2। अब यहां पर बात करते हैं हम जर्मेनियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिलिकॉन से क्यों थोड़ा सा ज्यादा हो गया। देखिए जब हम यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, देखिए GE32 है बेटे, 3D10 4S2 और 4P 4 ही था ना, बराबर है। देखिए कार्बन जो है सेकंड रो में है, सिलिकॉन जो है थर्ड और जर्मेनियम फोर्थ, 4S2 और 4P2। ठीक है ना? इसके बाद में सिलिकॉन देखिए आप, इसका एटॉमिक नंबर 14 है और यहाँ पर 3S2 3P2। ठीक है, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हमने यहाँ से? 3, 2 और एक 3, एक मतलब एक इसमें इलेक्ट्रॉन बाकी है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मतलब ये जो है किसकी तरफ आकर के अट्रैक्ट होगा? न्यूक्लियस की तरफ,
है ना, शील्डिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। जब देखिए मतलब 4s में जो एक इलेक्ट्रॉन बाकी है न्यूक्लियस की तरफ आकर के अट्रैक्ट होगा तो वहाँ पर एटॉमिक साइज थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बराबर है। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, और जब एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी मतलब उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगा। इसमें डी ऑर्बिटल है क्या? नहीं है सर, नहीं है ना सिलिकॉन में, मतलब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेम रीजन IE4 के चारों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हमने, अब यहाँ पर 3D बचा था, है ना, और इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है मतलब यहाँ पर क्या है, क्या इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती, तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए कितने पॉइंट समझाया मैंने। पहला पॉइंट बताया आपको एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, है ना, ये चीज़ें याद रखने की है। सेकंड क्या बताया मैंने आपको, डेंसिटी, ये तो रटने वाली चीज़ है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, ये वाला। उसके बाद में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, एटॉमिक साइज के, ठीक है ना। कितने का पॉइंट, 3, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2। देखिए थर्ड है बेटा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोर्थ आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिफ्थ समझा देता मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एक एक पॉइंट्स आप ध्यान से देखना। फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस एटम का साइज छोटा हो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज्यादा होता। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, ठीक है। तो कार्बन फैमिली में सबसे छोटा साइज है कार्बन का, किसका, कार्बन, कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, ओके। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है बेटा 2.5, कोई यूनिट नहीं रहता इसका। फिर ये 1.8, 1.8, 1.8 लगभग सेम है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है लीड का PB 1.9, ये रटने के लिए अच्छा है 1.9, है ना। पहले सबसे ज़्यादा कार्बन, फिर लीड, ओके, फिर सिलिकॉन इक्वल जर्मेनियम इक्वल टिन SN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर। देखो ये भी होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, साइज थोड़ा सा उसका रिड्यूस्ड हो जाता, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। इसके बाद में है ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली 14 ग्रुप एलिमेंट्स है, मतलब इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +4, कितना, +4। कैसे निकालते थे हम, P ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे हम ग्रुप नंबर -10। तो ये कौन सा ग्रुप है, 14 ग्रुप है सर, 10 माइनस कर दे, इसमें से कितने बच रहे, 4, है ना। तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +4, कितना है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, ओके, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, +4, +4, +4 और +4। इसके अलावा कार्बन जो है देखिए, और ये एलिमेंट्स जो है -4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, +2 भी और +4 भी बताते हैं। ये पॉइंट अपने को पढ़ना है, ध्यान से देखिए, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब डाउन द ग्रुप आने पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता। याद रखना आपने, क्यों डिक्रीज होगा, ध्यान से देखना आप,
देखिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होता। मतलब देखिए कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम इनके +4 वाले कंपाउंड जो है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। किसके किसके? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। ध्यान से देख लो, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के +4 वाले कंपाउंड ये मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, देखिए क्यों मोर स्टेबल हो गए? कार्बन के भी एग्जाम्पल लेके बताता। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2, सही है ना। देखिए यहाँ पर ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, इसके ये मतलब 2s के इलेक्ट्रॉन और 1s के इलेक्ट्रॉन, इनर शेल और आउटर मोस्ट शेल, ये दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। बराबर है। रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा? देखिए ये 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे सर, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, है ना। इसके और इसके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से 2s के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। जब इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता 2p ऑर्बिटल में। किस में एंटर होगा? 2p ऑर्बिटल में। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? टोटल 4। 4 कैसे हो रहे? ध्यान से देख लो आप, 2s1 और 2p3। s में एक इलेक्ट्रॉन है सर, और p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, बराबर है। इस बेसिस पर, ठीक है ना, इस बेसिस पर देखिए कि कार्बन का जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +2। तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये बता दिया कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल इसका वाला रहेगा, है ना। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके जो कंपाउंड तैयार हो गए वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर स्टेबल कंपाउंड तैयार होते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी बात करेंगे +2 की, है ना, कहाँ? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने पर, ओके, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता। स्टेबिलिटी इंक्रीज होता किसका? मतलब देखिए इसका मीनिंग क्या हो रहा? क्या पीबी का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, और किसका? SN का भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा। ध्यान से देखना क्यों मोर स्टेबल होता। क्या बताया मैंने आपको? ऊपर से नीचे जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड रहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। मतलब अगर हम बात करेंगे PbO और PbO2, ओके, तो इसमें ज़्यादा स्टेबल ये वाला रहेगा, PbO मोर स्टेबल। क्यों? ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। पढ़े अपने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़े? शील्डिंग इफेक्ट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए मैं यहां लिख देता हूं रीजन, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट, बराबर है। किसकी वजह से होता? शील्डिंग इफेक्ट और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। देखो लीड का एटॉमिक नंबर है बेटा 82, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ध्यान से आप, 4f14 5d10 6s2 और 6p2। देखिए 54 + 14 68 78 80 82, बराबर है। इनर शेल क्या करेगा? कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। आउटर मोस्ट कौन सा? इसमें 6 नंबर का है ना। जब 6 नंबर के इलेक्ट्रॉन को, मतलब 6s 6p के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ इजीली इसलिए आ जाएगा क्योंकि 4f और 5d का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, बराबर है। जब शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, मतलब न्यूक्लियस की तरफ आकर के अट्रैक्ट हो जाएगा, और इसमें 2 ही फ्री इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे, p वाले। p में 2 है ना। देखिए ये s के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अट्रैक्ट हुए? टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और इसमें 1 और 1 ये 2 अनपेयर्ड रहेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करेगा। इस बेसिस पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +4। तो इन शॉर्ट रीजन क्या है इसका? ड्यू टू, बोलो, शील्डिंग इफेक्ट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट, बराबर है। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट देखिए किसके बीच में हो रहा? मतलब यहां पर देखिए अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है? इनर शेल और 6s के इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये वीक रहने के कारण, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, वीक रहने के कारण ये इजीली रास्ता दे दे रहे 6s के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ जाने के लिए। ये मीनिंग हो रहा है इसका, ठीक है ना।
तो ध्यान से देखिए, ये था ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता मैं आपको, देखिए क्या Sn डाई पॉजिटिव पर ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखता है, जबकि Pb+4 पर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर रखता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ध्यान से देखिएगा, Sn ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसलिए रख सकता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 4। कितनी, 4। रिड्यूसिंग एजेंट हम इलेक्ट्रॉन डोनर को कहते हैं, ऐसा स्पीसीज जो किसी दूसरे स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन दे, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कराए और दूसरे का रिडक्शन कराए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी थी, 4। अभी कितने इलेक्ट्रॉन गए इसके, 2। लेकिन अगर हम ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बराबर है ना। तो Pb देखिए, मतलब यहां पर ये Pb+4 था, अब ये बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, Pb डाई पॉजिटिव हो जाएगा स्टेबल, ठीक है ना। यहां पर ये क्या था, अनस्टेबल था सर, और अनस्टेबल से क्या हो गया, स्टेबल, है ना। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, ये हमेशा क्या चाहती है, स्टेबिलिटी। ये +4 में अनस्टेबल था और +2 में ये स्टेबल होगा, ठीक है ना। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए ये 2 लास्ट टॉपिक बाकी है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ये कंसेप्ट है, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। लेकिन आपको ऑर्डर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लीड और फिर टिन। याद आ रहा आपको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के जैसा है ना, सेम ऑर्डर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। ठीक है, यहां पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लीड और टिन। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा ये आपको समझाना है। देखिए कार्बन का साइज सबसे छोटा है ना, साइज सबसे छोटा, एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। देखिए कार्बन का साइज सबसे छोटा है तो मतलब यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके बीच में, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, है ना। अब यहां पर अगर हम कार्बन को हीट करेंगे तो उसको मेल्ट करने के लिए या फिर बॉयल करने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, बोलो, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, बराबर है ना। इस बेसिस पर कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता। याद रखेंगे, बस आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स थे, ध्यान से देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल ट्रेंड्स क्या थे, फिजिकल ट्रेंड्स। अब मैं आपको बता देता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, ध्यान से देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14 ग्रुप, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14 ग्रुप। तो ध्यान से देखिए, नंबर 1 है, इन 14 ग्रुप एलिमेंट्स कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल। बड़े हमने शुरुआत में बताया मैंने आपको कि 14 ग्रुप एलिमेंट्स में कार्बन और सिलिकॉन ये नॉन मेटल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, जर्मेनियम ये होता है बेटा मेटेलॉइड, टिन एंड लीड ये होते हैं सॉफ्ट मेटल, क्या होते हैं ये, सॉफ्ट मेटल, टिन और लीड ये सॉफ्ट मेटल होते हैं सर, ठीक है ना। यहां तक क्या आप समझ गए। दूसरी बात ये है क्या, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है इनमें। देखिए कार्बन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द ग्रुप, ओके।
इन इट्स ग्रुप करे तो चलेगा, इन इट्स ग्रुप। देखिए कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसके ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है, बराबर है। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसके ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कार्बन सिलिकॉन ये क्या होते हैं बोलो, नॉन कंडक्टर, ओके। ये मेटलॉइड है, मतलब ये रहेगा बेटा पुअर कंडक्टर, ओके। और टिन और लीड ये होते हैं कंडक्टर, क्या होते हैं, कंडक्टर, ठीक है ना। सिंपल पॉइंट्स है जो हम पहले पढ़ चुके, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ हेलोजन, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन और एक्शन ऑफ वाटर। बस 3 चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट्स, तो इसमें नंबर 1 है एक्शन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एक्शन ऑफ एयर। मैं ऑक्सीजन लिया उसकी एग्जांपल, ठीक है। जब 14 ग्रुप एलिमेंट्स एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये तैयार करते हैं मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिए क्या तैयार करेंगे, देखिए व्हेन 14 ग्रुप एलिमेंट्स treated with oxygen to form मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। एम बोले तो रहेगा बेटा इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, टिन और लीड। ध्यान से देखिएगा जब 14 ग्रुप एलिमेंट्स ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक तो मोनोऑक्साइड तैयार करते हैं या फिर डाइऑक्साइड तैयार करते हैं। ये क्या रहेगा, मोनोऑक्साइड, और ये रहेगा बेटा डाइऑक्साइड। ध्यान से देखना, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, ठीक है। ध्यान से देखिए जैसे यहां लिखे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड SiO, ओके। उसके बाद में है SnO और PbO, ओके। देखो आप जिसमें CO ये होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। कौन सा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है ना। ये क्वाइट स्टेबल होता है, क्वाइट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। मतलब ये ऑक्साइड जो बताया मैंने आपको सिलिकॉन का है ना, मोनोऑक्साइड, ये स्टेबल होगा कब, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है ना। जर्मेनियम का ऑक्साइड जो है ये एसिडिक नेचर का होता है। मोनो वाला बता रहा आपको पहले में, कौन से नेचर का होता है, डिस्टिंक्टली एसिडिक इन नेचर, डिस्टिंक्टली एसिडिक इन नेचर। और लीड के और टिन के ये दोनों ऑक्साइड बेटा एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। ध्यान से देखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये है सर न्यूट्रल ऑक्साइड, ओके। ये तो स्टेबल होगा हाई टेम्परेचर पर सिलिकॉन का, ठीक है ना। जर्मेनियम का ऑक्साइड जो है ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। टिन और लीड का ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। कौन से नेचर में, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मैंने एक ज़बरदस्त ट्रिक्स बनाया, यूट्यूब पर अपना अपलोडेड है। इस साल नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो शायद पेयरिंग करने का था उसमें। तो उसमें हिंदी में सेंटेंस ऐसा है कि जनाबे अली ने गाया बेकार ऐसा पंजाबी सॉन्ग। इतने इसमें आपको पूरा याद हो जाएगा, जो अपने होल सिलेबस में एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उससे, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो पहले मैंने बात किया यहाँ पर मोनोऑक्साइड की। अब मैं बात करता हूँ डाइऑक्साइड। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड SiO2, ओके। उसके बाद में GeO2, ओके। नेक्स्ट है SnO2 और PbO2, ठीक है। तो ये जो आपको 3 ऑक्साइड दिखाई दे रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड, ध्यान से देखना आपने, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम,
इनके सारे डाइऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के, बोलो, एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ये सॉफ्ट मेटल ऑक्साइड है तो ये रहेगा बेटा एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। सिंपल सी बात ये है, ध्यान से देखिए, क्या इसके चाहे मोनोऑक्साइड बोलो आप टिन के और लीड के, या फिर डाइऑक्साइड बोलो, ये क्या रहेंगे, एम्फोटेरिक नेचर के रहेंगे। ओके, जर्मेनियम के चाहे आप मोनो बोलो या फिर डाई बोलो, ये तो एसिडिक नेचर के रहेंगे। ओके, कार्बन का एक जो ऑक्साइड बताया मैंने आपको, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कौन से नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है सर, ठीक है ना। और ये भी कौन से नेचर का है, SiO2, ये भी एसिडिक इन नेचर के होते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देता, रेड कलर ऑफ PbO कॉल्ड एज लिथार्ज। PbO ये रेड कलर का अगर हो तो इसे बोलेंगे हम लिथार्ज, क्या बोलेंगे, लिथार्ज। और येलो कलर ऑफ PbO, येलो कलर ऑफ PbO कॉल्ड एज मेसिकॉट, क्या बोलेंगे, मेसिकॉट, लिथार्ज और मेसिकॉट, ठीक है ना, है ना ऑक्साइड ये, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब 14 ग्रुप एलिमेंट्स एयर के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये तैयार करेगा मोनोऑक्साइड और उसी के साथ तैयार करेंगे डाइऑक्साइड। बाद में हमने इसका खतरनाक एनालिसिस किए कि इसमें एसिडिक कौन सा रहेगा, बेसिक कौन सा रहेगा, बराबर है, और एम्फोटेरिक, तो बेसिक तो नहीं है इसमें, ठीक है। बेसिक ये बता सकता है एसिड के साथ में, है ना, एम्फोटेरिक उसी को बोलेंगे ना, कि एसिड के साथ में बेसिक बताएगा और बेसिक बेस के साथ में एसिडिक कैरेक्टर बताता, दैट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी था, एक्शन ऑफ एयर, ये आपको समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 4 है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक्शन ऑफ वाटर, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ वाटर। ओके, देखिए, वाटर डज नॉट रिएक्ट विथ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। वाटर डज नॉट रिएक्ट विथ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ध्यान से देखिएगा, वाटर डजंट रिएक्ट विथ कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। वाटर का रिएक्शन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के साथ में नहीं होता। टिन वाटर को डीकंपोज करके टिन ऑक्साइड बनाता है SnO2। ध्यान से देखिएगा, टिन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या तैयार करता है, कैसिटिराइट और नाम है ना इसका, है ना, तो ये बनाता है बेटा टिन ऑक्साइड। ओके, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है सर। ऑक्सीजन कितने, एक, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ आपको 2 मोल करना है, चलिए 2 मोल लगा दिया मैंने। ओके, SnO2 टिन ऑक्साइड, ठीक है ना। लेकिन लास्ट जो एग्जांपल बची इसमें लीड, बराबर है, लीड जो है वाटर को अफेक्ट नहीं करता। जब लीड का रिएक्शन इवन वाटर के साथ अगर हो जाए तो ये तैयार करता है ऑक्साइड सरफेस, फिल्म ऑक्साइड सरफेस। देखिए ये टॉपिक कैसा है, Pb नॉट अफेक्टेड H2O, ठीक है। मान लो अगर Pb का रिएक्शन वाटर के साथ में हो गया तो ये PbO2 तो बना देगा, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम ऐसा थोड़ी लेंगे एक Pb एटम ले लिया वाटर में डाल दिए, नहीं, लाखों मॉलिक्यूल रहते। लेकिन इसमें क्या है, क्या एक Pb एटम है ना, एक Pb एटम 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, PbO2। लेकिन जो इसमें बहुत सारे अमाउंट में जो हमने Pb यूज किए थे उसका रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑक्साइड सरफेस बना देता है, ऑक्साइड सरफेस। ओके, ये रहेगा फिल्म ऑक्साइड सरफेस, मतलब यहां पर ये Pb के ऊपर ऑक्साइड सरफेस बनने की वजह से, ठीक है, ये नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। कौन, Pb। इसलिए जनरली बुक्स में आपको ऐसा लिखा दिखता है क्या, ओनली टिन
इज अफेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल, सिर्फ टिन ही वाटर मॉलिक्यूल को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। बाकी आपको ये नहीं दिखेगा, ये रिएक्शन होता, लेकिन इसका मेन रीजन ये है कि क्या तैयार करता है, फिल्म ऑक्साइड सरफेस तैयार करता है, ठीक है ना। टिन किसके साथ में, वाटर के साथ। मतलब जो बाकी वाटर इसमें टिन के जो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो एज इट इज रह जाते हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे, ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी था, एक्शन ऑफ वाटर। क्या था, एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। थर्ड है इसमें एक्शन ऑफ हेलोजन, एक्शन ऑफ हेलोजन। ध्यान से देख लो आप, हेलोजन के साथ में रिएक्शन कैसा होगा इसका, ये समझा देता आपको। एक्शन ऑफ हेलोजन, ठीक है। हेलोजन ये 14 ग्रुप एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके डाई हालाइड और टेट्रा हालाइड तैयार करता है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन कार्बन का रिएक्शन डायरेक्टली हेलोजन के साथ में नहीं होता, ठीक है। देखिए एक्शन ऑफ हेलोजन, ओके। हेलोजन जब 14 ग्रुप एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये तैयार करेगा डाई हालाइड एंड टेट्रा हालाइड। देखिए व्हेन हेलोजन ट्रीटेड विथ, when halogen treated with 14 group elements to form mx2 and mx4 dihalide and टेट्राहालाइड। बेटा ध्यान से देखना, टेट्राहालाइड। जब हेलोजन रिएक्शन करता है किसके साथ में, 14 ग्रुप एलिमेंट के साथ, तो ये तैयार करता है डाई हालाइड और टेट्राहालाइड। एम तो समझ गए होंगे आप, एम रहेंगे इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, टिन और लीड, ओके। जब हम टेट्राहालाइड की बात करेंगे, कार्बन का रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होता हेलोजन के साथ, याद रखना आपने, ठीक है। कार्बन हेलोजन के साथ रिएक्शन करके टेट्राहालाइड बनाता, नो डाउट। और सबसे ज्यादा स्टेबल हाइलाइट की अगर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, कौन सा, टेट्रा वाला, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है बेटा इसमें CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान से देख लो आप, एक एक पॉइंट याद रखना। क्या रहेगा पहले, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उससे थोड़ा सा लीस्ट स्टेबल रहेगा SiCl4, फिर GeCl4 सर, है ना, हेलोजन यूज कर रहे हैं, ओके। जो लेना है ले सकते हैं आप यहाँ पर हेलोजन। उसके बाद देखिए टिन SnCl4 और Pb के साथ में मैं छोटा वाला हेलोजन यूज कर रहा, PbCl4। ये हो गया बेटा टेट्राहालाइड, है ना। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, CCl4, फिर SiCl4, GeCl4, SnCl4 और PbCl4। दीज आर फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे तैयार हो गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा तो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा टेट्राहेड्रल। कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल। देखिए C 1 2 3 4, एक Cl 2 3 4, है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है सर। हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें sp3, क्या होगा, sp3, बराबर है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये कोवेलेंट नेचर का होगा, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तक के। देखिए ये क्या होता है, कोवेलेंट इन नेचर। और ये आयोनिक होते हैं, वो मैं आपको बताता कौन से वाले आयोनिक रहेंगे इसमें, ठीक है ना। यहां तक के कोई डाउट है क्या, हाइब्रिडेशन कौन सा होंगे इसमें, sp3, स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, टेट्राहेड्रल, ओके। ध्यान से देखिए SnF4 एंड PbF4 आर आयोनिक इन नेचर, आयोनिक इन नेचर। देखिए ध्यान से, SnF4 और PbF4 ये आयोनिक नेचर का होता है, याद रखना आपने। कौन सा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम है, कौन सा, फ्लोरीन है, ठीक है ना। मतलब यहां पर क्या होगा, क्या बॉन्ड जो तैयार होगा लॉस एंड गेन से तैयार होगा, बराबर है ना, ठीक है। किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा। अब देखिए PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं होगा, देखिए हेलोजन में भी सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का है, बराबर है ना, एटॉमिक साइज, ठीक है। और लीड का भी एटॉमिक साइज बड़ा है ना। अब यहाँ पर जो बॉन्डेड एटम इसका बड़ा साइज होने की वजह से यहाँ पर ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से
PbI4 ये एग्जिस्ट नहीं होता, याद रखेंगे, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताया क्या CCl4, ओके, SiCl4 और GeCl4, ओके, ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर, याद रखेंगे। CCl4, SiCl4, GeCl4 ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको कंपेयर करना है, देखिए PbX2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू PbX4 ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। और मैंने आपको बताया था कि Pb का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू Pb+4। तो सिंपल सी बात है, इसका डाई हालाइड भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू टेट्रा हालाइड, याद रखेंगे। Pb का डाई हालाइड ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू टेट्रा हालाइड, ठीक है ना। बट अगर हम जर्मेनियम की बात करेंगे, GeX4 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू GeX2, लेकिन जर्मेनियम में थोड़ा उल्टा है, याद है ना आपको। डाउन द ग्रुप जब हम आते थे तो +4 ऑक्सीडेशन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता था, मतलब +2 इंक्रीज होता था। तो यहाँ पर देखिए ये Ge+4 ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू Ge+2, ये है इसका स्टेबिलिटी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कि कार्बन का साइज छोटा है, उसमें d ऑर्बिटल अब्सेंट है, बराबर है, इसलिए इसका रिएक्शन CCl4 डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए, CCl4 डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बन में d ऑर्बिटल अब्सेंट होता है। देखिए बेटा कैसा अब्सेंट रहेगा, ठीक है, ये समझा देता मैं आपको। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2, ओके। इसके बाद में 3s आएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो 2s का 3s में नहीं जाता, ओके। ध्यान से देखिए, एक एक और ये 2। लेकिन अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे तो अभी सिलिकॉन की लेते एग्जाम्पल छोटी वाली, ठीक है। सिलिकॉन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकता रहता, देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और 3d0। देखिए बेटा s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ओके। और d ऑर्बिटल भी वैकेंट है हम मानते, लेकिन प्रेजेंट तो है ना। देखिए 3s, 3p और 3d, बराबर है। इसलिए कार्बन का जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होता है 4 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, कितना, 4। और इनका कोवेलेंसी मैक्सिमम जो है 6 हो सकता है, कितना, 6। किसका, जर्मेनियम टिन लीड, ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज। d ऑर्बिटल वैकेंट है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो लेके आएंगे, मतलब लिगेंड जो आके से, लिगेंड तो समझ जाते हैं आप, लिगेंड इससे आके अप्रोच हो गए तो वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर होते हैं ना। अब इसके पास में तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, d ऑर्बिटल आने वाला है कि कार्बन में, नहीं, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं बता रहा था आपको ये कि CCl4 का रिएक्शन तो वाटर के साथ में नहीं हो रहा, फिर किसका करवाएंगे हम, SiCl4 का कराते हैं। देखिए SiCl4 ट्रीटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव्स SiOH/4 प्लस 4 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ पर आपको 4 मोल लेना है, कितने मोल लेंगे, 4, 4H 4Cl, HCl मैंने बाहर निकाल लिया। SiOH/4 इसका नेम है सिलिसिक एसिड, क्या नेम है इसका, सिलिसिक एसिड, याद रखेंगे आप, SiOH/4, बराबर है। तो ऐसा ही अगर हम देखिए CCl4 का रिएक्शन वाटर के साथ करवाए तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल अब्सेंट है और वाटर के पास में क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे, ठीक है ना। SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनता है, सिलिसिक एसिड, क्या रहेगा, सिलिसिक एसिड, SiOH/4, क्या है, SiOH/4, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला टॉपिक बताया था मैंने आपको एक्शन ऑफ एयर, दूसरा एक्शन ऑफ वाटर, थर्ड है एक्शन ऑफ हेलोजन, और ये हेलोजन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और इसको मैं डिटेल एक्सप्लेन करता, पेज नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पहले आप निकाल लो।
हाँ चलिए ध्यान से देखिए, ये लास्ट केमिकल रिएक्शन है, फिर उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूं एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन और कैटिनेशन, बस इतना टॉपिक रह गया। फिर उसके बाद में रहेगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स जो अपने सिलेबस में है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लूरीन। चलिए ध्यान से देखिए, क्या SiCl4, मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखता हूं, Si 1 2 3 4, एक Cl, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब यहां हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे H और OH, इस पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, पहले एक H और एक Cl, क्या निकाल लिया हमने, -HCl, क्या बचा बेटा इसमें, Si, ओके, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और ये है OH, बराबर है। HCl बाहर निकाल लिए, 4 मोल बताया था मैंने आपको। अब यहां पर हम इसके 3 मोल लेते हैं, देखिए सेम मेथड, OH, ओके, 3H 3Cl बाहर, Si, एक OH, सेकंड OH, थर्ड OH और ये फोर्थ OH प्लस 3 मोल ऑफ HCl, दैट इज कॉल्ड एज सिलिसिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम, सिलिसिक एसिड, याद है ना, क्या बताए थे इसको, सिलिसिक एसिड, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ध्यान से देखिए, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ध्यान से देखना, यहां पर आपको कंपेयर करना है कार्बन और अदर 14 ग्रुप एलिमेंट्स के बीच में, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है। चलिए देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, है ना, कितना, 6, 14, 32 और 50 और यह है बेटा 82। यहाँ पर आपको कंपेयर करना है कार्बन के बीच में और बाकी सारे एलिमेंट्स। तो एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मतलब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है कार्बन और अदर 14 ग्रुप एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कार्बन हैज एनोमेलस प्रॉपर्टीज ड्यू टू, पहले मैं आपको इसका रीजन समझा देता हूं, क्या क्या रीजन हो सकता है। सबसे पहला रीजन है इसका स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज, क्या एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है कार्बन का, पहला रीजन। सेकंड रीजन ये है बेटा इसमें हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको ए कर देंगे हम और इसको बी कर देते, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सी रीजन है इसमें थर्ड वाला, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होता है ना, ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ग्रुप में, ठीक है ना। और डी रीजन है बेटा इसका अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, के यहां पर डी ऑर्बिटल अब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट समझ लीजिए पहले आप, कार्बन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देन ऑल अदर एटम्स इन द ग्रुप, बराबर है। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, कार्बन का। ध्यान से देखिएगा, कार्बन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बराबर है, कार्बन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इन द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का होता है, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, छोटा साइज रहने की वजह से, ठीक है। सेकंड, कार्बन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होता है, मतलब कार्बन सिर्फ कितनी बॉन्ड बना सकता है, 4। देखिए मैक्सिमम, देखिए सेकंड पॉइंट है मैक्सिमम कोवेलेंसी
ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, डी ऑर्बिटल अब्सेंट रहने की वजह से कार्बन का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होता है? 4। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल अब्सेंट रहने की वजह से इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी होता है 4। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे एलिमेंट्स की बात करेंगे, अदर एलिमेंट्स का मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 भी होता है। ठीक है, व्हाइल अदर एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 6। फॉर एग्जाम्पल GeCl6 और चार्ज बता दिए बेटा हमने इस पर -2, बराबर है कितना आ रहा है? जी का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा। ओके, इसके बाद देखिए SnH2O/6 और चार्ज है इस पर +4, चार्ज कितना है? +4 है ना। मैक्सिमम वैलेंसी कितना दिख रहा है आपको? 6। क्यों? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। देखिए जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32, ओके, Ar 18, 3d 10, 4s2, 4p2 और 4d 0। ओके, भले यहाँ पर अभी डी में इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है, लेकिन जब लिगेंड डोनेट करेगा इसे इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर सकता ना, क्योंकि इसके ऑर्बिटल वैकेंट है। कौन से वाला? डी ऑर्बिटल। ठीक है, कार्बन के पास में डी ऑर्बिटल अब्सेंट रहता तो वैकेंट का सवाल ही नहीं उसमें। ठीक है ना, तो याद रखिए कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट, कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी 4 होता है ना, काई की वजह से? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बाकी अदर एलिमेंट्स का मैक्सिमम वैलेंसी 6 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है था। कितने पॉइंट हो गए? 2। ठीक है, थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिए, थर्ड है ओनली कार्बन हैज एलोट्रॉपी कैरेक्टर। ओके, कार्बन जो है एलोट्रॉपी कैरेक्टर रखता है। जैसा कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, जो फेमस वाले हैं एलोट्रॉप्स। ध्यान से देखिएगा, एक है बेटा इसमें डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और थर्ड है सर इसमें फ्लोरीन। थर्ड कौन सा है? फ्लोरीन। डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, जिसमें सिर्फ प्योरली कार्बन एटम प्रेजेंट रहता। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिर्फ कार्बन एटम की कैपेसिटी ऐसी होती है कि जो मल्टीपल बॉन्ड तैयार करता है, सिंगल के साथ साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड तैयार करता है। देखिए, ओनली कार्बन एटम फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड दैट इज डबल और ट्रिपल। सिर्फ कार्बन एटम ही मल्टीपल बॉन्ड तैयार करता है, जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, जिसमें होता है पी पाए ओवरलैपिंग। ये भी मैं आपको बता देता, पी पाए ओवरलैपिंग, ये हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी मैं आपको हिंट्स के साथ बता देता। देखिए, डबल बॉन्ड अल्कीन, चलिए देखिए ये अल्कीन बता दिया हमने, और ट्रिपल बॉन्ड बेटा बता दिया हमने अल्काइड। ये आपको पता है कि एक सिग्मा और एक पाई रहता डबल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा रहता सर और 2 पाई बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग कैसे होगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन ने कितनी बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड, जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखिए, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 1s2 2s1 2px1 2py1, ओके, और 2pz1। ये मैंने आपको ES बता दिया, डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 2s का एंटर होगा 2pz में। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, और p में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन एटम होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बराबर है, मतलब एक s और 2p ऑर्बिटल यहाँ पर कंबाइन किए हमने, ये वाले। ध्यान से देखिएगा, ये हाइब्रिडाइज्ड 1 2 और ये 3, ये कार्बन एटम है यहाँ पर। और ये जो आपको pz दिखाई दे रहा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज है।
है एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज। सेकंड वाला कार्बन एटम देखिए, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड बताया मैंने आपको, ये है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये। फिर ये अदर एटम के साथ मान लो H लगा दिया, H H H, तो ये शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करके बॉन्ड बना देगा इसके साथ में। ओके, यहाँ पर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ओके, और यहाँ पर भी शेयरिंग करके बॉन्ड बना देगा। ठीक है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और सेकंड कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना दिया, नो डाउट। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो मैं आपको pz ऑर्बिटल बताया, ध्यान से देखिएगा, कौन से वाले, pz ऑर्बिटल, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन था और इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, और इसकी ओवरलैपिंग से ये तैयार होता है बेटा पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तैयार होता है, पाई बॉन्ड। तो मतलब इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल, ऐसा होता है p पाई ओवरलैपिंग। मतलब एक कार्बन एटम का p ऑर्बिटल उसका पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन का p ऑर्बिटल उसका पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे मिलकर के मल्टीपल बॉन्ड तैयार करता है। मतलब यहाँ पर होता है p पाई ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग होगा, p पाई ओवरलैपिंग, है ना। ये p ऑर्बिटल, सेकंड p ऑर्बिटल, और बॉन्ड कौन सी बना रहा है, पाई बॉन्ड। ठीक है, p पाई ओवरलैपिंग। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, कितने पॉइंट्स बताए थे मैंने आपके, इसके 4। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन एटम का कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक काम कर लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 6। ठीक है, निकाल लो बेटा जल्दी से, पेज नंबर 6। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, देखिए ध्यान से, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है ना। तो इसमें एक लास्ट पॉइंट आपको समझाना है, दैट इज कैटिनेशन। ठीक है, कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है। कार्बन हैज हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन द ग्रुप, और सारे एलिमेंट्स। ठीक है, 5th नंबर देखिए, कार्बन हैज हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन हैज हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन द ग्रुप, या फिर इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है कार्बन का। किसका, कार्बन। देखिए, तो कैटिनेशन की अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे, देखिए, तो कार्बन का मोस्ट ग्रेटर देन होता है सिलिकॉन से। ठीक है ना। फिर बाद में आएगा बेटा जर्मेनियम और टिन, इनका सेम होता है। एंड लीड डू नॉट हैव, पीबी डू नॉट हैव कैटिनेशन प्रॉपर्टी। लीड डू नॉट हैव कैटिनेशन प्रॉपर्टी, लीड का कोई कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं रहता। ध्यान से देखिएगा आप, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं कैटिनेशन क्या होगा। ओके, ध्यान से देखिए, व्हाट इज मीन बाय कैटिनेशन। ओके, सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगा कार्बन का, उसके बाद में सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इनका कैटिनेशन प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है। ओके, बट लीड डू नॉट हैव एनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, लीड का कोई कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब ये मैं आपको समझा देता हूं कि कैटिनेशन हम किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय कैटिनेशन। ठीक है, सोचिए आप थोड़ा सा कि कार्बन और कार्बन एटम जब एक दूसरे से कंबाइन हो गए, तो एक तो वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं, जैसा अल्केन अल्कीन अल्केन हमने पढ़े, है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डिकेन, है ना, स्ट्रेट चेन। या फिर कार्बन एटम जो है, मतलब मेन चेन से एक छोटी ब्रांच जुड़ सकती है कार्बन एटम से, है ना। या फिर जब कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे तो रिंग वाले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, है ना, साइक्लिक। कौन से वाले स्ट्रक्चर, साइक्लिक, है ना। तो वहां पर कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हैं, है ना, जुड़े, और उसी को बताएंगे हम कैटिनेशन। कैटिनेशन बोले तो ध्यान से देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ, समझ लीजिए आप इसका डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स टू
टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच, स्ट्रेट चेन ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कैटिनेशन। देखिए सिंपल सी बात है कि कार्बन के मैंने आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल दे दिया, मान लीजिए आप, और आपको बोला कि कार्बन को जोड़ो, तो आप कितने टाइप से जोड़ेंगे इसे? एक तो आप ऐसा जोड़ देंगे, कार्बन 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 कार्बन, ओके, ये ऐसा जोड़ देंगे बेटा, एच लगा देंगे इसमें, या फिर आप उसको ऐसा जोड़ेंगे, है ना, ये ऐसी ब्रांचेस बता देंगे, या फिर कार्बन कार्बन जोड़ के हम रिंग स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, है ना, और इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैटिनेशन। देखिए एच 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 ऐसे जोड़ते हैं ना, तो देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम, मतलब एटम की खुद से जुड़ने की कैपेसिटी, आपस में जो जुड़े ना, जैसे कार्बन कार्बन मिल करके कौन सी बॉन्ड बनाए? कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, आपस में जुड़े ना, ठीक है। तो देखो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ, तो देखिए कैटिनेशन मैंने आपको ये बताया कि जब हम कार्बन एटम को एक दूसरे से जोड़ेंगे, बराबर ना, मतलब एक दूसरे से जब कार्बन एटम बॉन्ड तैयार करेगा मिल करके, तो स्ट्रेट चेन में जोड़ सकते, ब्रांच में जोड़ सकते हैं, फिर ये रिंग स्ट्रक्चर तैयार करता, इसे कहते हैं हम कैटिनेशन, मतलब सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम, एटम की अपने खुद से जुड़ने की कैपेसिटी। ओके, तो देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट टू फॉर्म स्टेट चेन ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कैटिनेशन। ओके, तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है कार्बन का, सबसे ज्यादा, है ना, उसके बाद में सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। ओके, लीड डू नॉट हैव, पीबी डू नॉट हैव कैटिनेशन प्रॉपर्टी, लीड ये कोई कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं रखता, मतलब लीड और लीड मिल करके आपस में बॉन्ड तैयार नहीं करता, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत पुअर होता है, किसका? लीड का, ठीक है ना। तो इस तरह अपना यहाँ पर देखिए ये टॉपिक एंड हो गया। क्या क्या पढ़े हमने? कैटिनेशन, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन की कितने एलोट्रॉप्स? 3, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है ना। और उसके बाद में पढ़ेंगे फिर हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन। चलिए ठीक है, बाय।